नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में राज बहादुर ने आरोप लगाया कि नियमों के खिलाफ डीपीसी हो रही थी, जिसे रोकने के लिए उन्होंने मंत्री और प्रमुख सचिव को बकायदा पत्र भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता से राज बहादुर पूर्व ओएसडी मंत्री ने खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रावधिक शिक्षा विभाग में क्या वाकई घोटाला हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ? तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए राज बहादुर जी हैं। राज बहादुर जी आशीष पटेल के ओएसडी रह चुके हैं और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्या वजह थी उस समय आपको इस्तीफा देना पड़ा? आशीष पटेल के साथ में आप तो बेहतर काम कर रहे थे और सरकारी सेवाएं आपकी थी। देखिए, विभाग में माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3/5/18 को आईएसटी लगा। अब 24 में जब डीपीसी हो रही थी पुराने सेवानिवृत्ति से, तो मैंने मंत्री जी से कहा कि पुराने सेवानिवृत्ति से डीपीसी नहीं हो सकती, क्योंकि रूल में अमेंडमेंट हो चुका है, आप इसको न करिए। तो उसमें लोकसभा का चुनाव चल रहा था। मंत्री जी कहे कि भाई मैं लोकसभा के चुनाव में व्यस्त हूँ, मैं डीपीसी करने के लिए भी नहीं कहूँगा, डीपीसी न करने के लिए कहूँगा, न रोकने के लिए कहूँगा। मैंने कहा मंत्री जी, पूरे विभाग में लोग फ्रस्ट्रेट हैं कि पुराने सेवानियों पर, जिस पर जो है कि हाई कोर्ट का स्टे है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले के आधार पर डीपीसी नहीं हो सकती है, इसको आप रोक दीजिए। कहें भाई देखो, मैं तो डीपीसी करने के लिए कह नहीं रहा हूँ, ना ही मैं डीपीसी करने के लिए कहूँगा, ना रोकने के लिए कहूँगा, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, देखा जाएगा। तब मैंने फिर 22 मई को एक पत्र लिखा कि ये मंत्री जी को लिखा, और उसकी कापियाँ मैंने अध्यक्ष आईसीटी को, प्रमुख सचिव राज्यपाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और विभाग के सारे 5 प्रमुख सचिवों को लिखा कि एक नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही है, बहुत बड़े वित्तीय अनियमितता का कारण बन सकता है, इसको ये नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी 30 मई 2024 को पुराने सेवानिवृत्ति से 6600 ग्रेड में एचओडी की डीपीसी हुई। फिर विभाग के ढेर सारे संगठनों ने, लोगों ने इसका विरोध किया। तब से अब तक 6 महीने तक ये रुका रहा। 9 दिसंबर 2024। क्या आपने डीपीसी गलत तरीके से हुई, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हुई, क्या इसी वजह से आपने इस्तीफा दिया था? नहीं, देखिए, चूंकि आईसीटी के बारे में मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगातार 96 से लेकर 2018 तक संघर्ष करता रहा, मुझको सब पता था। तो मैंने कहा कि ये नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही, जिस पर हाई कोर्ट के डबल बेंच का स्टे है, आप अगर ऐसा करेंगे तो वित्तीय अनियमितता हो जाएगी, इसमें मतलब बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो मंत्री जी को इसीलिए मैंने पत्र लिखा था, 14 मई को लिखा था, 22 मई को लिखा था। इसके बाद मैंने भारत सरकार को 5 पत्र लिखे, उत्तर प्रदेश सरकार को 5 पत्र लिखे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में 2 बार गया और 5 लोगों को नोटिस दिया। तो इसके बाद भी जो है कि डीपीसी हुई। इतनी पत्र लिखने के बाद कोई परिणाम यही है कि 30 मई को डीपीसी हुई है, 9 दिसंबर 2024 को रिजल्ट निकला। डीपीसी 6600 ग्रेड पर हुई, रिजल्ट निकल रहा 9000 पेमेंट पर। आपको नोटिस भी दी गई है इस मामले की? हाँ, अभी फिलहाल में 1 जनवरी को मुझको नोटिस दी गई कि आप मीडिया में आचार संहिता का उल्लंघन करते मीडिया में आए, और मेरा ट्रांसफर जो है कानपुर से रामपुर कर दिया गया। अब आप रामपुर में किस पद पे तैनात है, और आगे किस तरीके से इस मामले को, जिस तरीके से आपने बताया कि कोर्ट इसमें स्टे हुआ था, उसके बाद डीपीसी हुई, और क्या लगता है कि अब इसमें कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हम सरकारी सेवा में हैं तो हमें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। सरकार हमसे जहां भी चाहे, जैसे भी चाहे काम ले सकती है। मेरा ट्रांसफर किया रामपुर, मैं 4 जनवरी को जाकर रामपुर ज्वाइन कर लिया प्रधानाचार्य के पद पर। हाँ, इसके खिलाफ विभाग में कुछ संगठन लड़ रहे हैं, जिन्होंने 2 तारीख को सत्याग्रह किया था। हम लोग भी काली पट्टी बांधकर इसका विरोध कर रहे थे, और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि अगर ये गलत हुई है तो इसको आप खत्म करिए, नियमानुसार कार्रवाई करिए। तो आगे भी हम जो सरकारी नियमों में रहते हुए जितना हम सत्याग्रह के माध्यम से विरोध कर सकते हैं, वो हमारा राइट है, वो करेंगे हम लोग। शुक्रिया। ये राज बहादुर सिंह हैं, जिनका साफ तौर से कहना था कि प्रावधिक शिक्षा में किस तरीके से घोटाला हुआ, नियम विरुद्ध किस तरीके से डीपीसी कराई गई। हालांकि इस मामले पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी जांच कर रही है। जांच करने के बाद क्या होगा, दूध का दूध पानी पानी होगा, और क्या कार्रवाई इस मामले पर कैसे होती है, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
और लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास की अध्यक्षता में पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहीं मौलाना सैफ अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से यह अपील भी की है कि शिया मुसलमानों को भारत बुलाकर नागरिकता उनको दी जाए। और उसी कड़ी में हमारे संवाददाता से मौलाना सैफ अब्बास ने खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान में हो रहे सियाओं पे जुल्म के आक्रोश में लखनऊ में आज प्रदर्शन हुआ है और हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास जी हैं। किस तरीके से पाकिस्तान में जिस तरीके से सियाओं के ऊपर वहां पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कत्लेआम किया जा रहा है, और आज यहाँ लखनऊ में प्रदर्शन है, किस तरीके से इसको देखते हैं और वहां के जो जुल्म हो रहे हैं सियाओं पर उसको किस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में कोई आज नहीं बल्कि कम से कम 30-35 साल से मुसलसल है कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ जो हैं, अक़लियत, उनको कत्ल किया जा रहा है, इबादत गाहों में बम फोड़े जा रहे हैं, मुसलसल इस तरीके की वारदात हो रही। लेकिन इधर लेटेस्ट 4-5 महीनों से जो पाराचिनार इलाका है वहाँ पर किस तरीके से बेदर्दी के साथ शियों को मारा जा रहा है और हुकूमत जो है वो उन दहशतगर्दों के सामने नंगमस्तक है, घुटनों पे के भल बैठी हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहाँ शियों के ऊपर जुल्म के साथ साथ वहाँ पुलिस पे भी नहीं। अभी जो आपने सुना होगा कि शायद कि एक मुआहदा हो गया है कि अब उसमें जो है वो जो सुन्नी हैं, जो दहशतगर्द, वो असलहा रख देंगे और जो शिया हैं वो भी रख देंगे और उसके बाद जो है अब मामला सही हो जाएगा। लेकिन आज की मेरे पास अभी न्यूज़ ये आई है कि कल वहाँ जो मेडिकल एड लेके जा रहे थे, फौज के लोग थे, उनके ऊपर भी दहशतगर्दों ने हमला किया है और इस तरीके से मुसलसल कार्रवाई चल रही है। मैं समझता हूँ कि एक बात गौर करने वाली है और मीडिया को इस बात को समझना चाहिए कि फ़कत पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश में भी आप देखिए किस तरीके से जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको अजियत दी जा रही है। कहीं पर भी अगर बात होती है तो मीडिया वाले उस तरीके से नहीं करते हैं। जैसे नेशनल चैनल में अभी बांग्लादेश के ऊपर तो हाहाकार मचा दी और पाराचिनार के ऊपर सबके मुंह में दही जमा हुआ है। ये अफसोसनाक है। क्या आपको लगता है कि वहाँ की जो हुकूमत है उसके इशारे पर इस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा था पोस्टर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका कत्लेआम किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो हुकूमत अगर इशारा न दे तो कुछ भी नहीं हो, और हुकूमती के इशारे के ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं। और वहाँ की हुकूमत मुकम्मल तरीके से वो दहशतगर्द को परवान चढ़ा रही है। हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द की वारदातें हो रही हैं उनको भी कौन है, जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ रहे हैं वो लोग कौन है, तो हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन गौर करने की बात है कि पूरी दुनिया में ये बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठती है कि साहब आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जब अमल की मंजिल में हम देखते हैं तो कोई आतंकवाद के ख़िलाफ़ नहीं है। जब इसी तालिबान को सत्ता मिलती है तो सब उससे बात करते हैं। और आज सीरिया में जब उसी जौलानी को सत्ता मिली जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है, $1 करोड़ का इनाम अमेरिका ने रखा है, और 4 दिन पहले की जो तस्वीरें आई हैं उसमें पता नहीं क्या विदेश मंत्री हैं कहें, सब उनके साथ बैठे बातें कर रहे हैं। तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए दहशतगर्दी का कि साहब दहशतगर्द है तो अब वो उसके पाप सारे धुल गए। ये सब चीज़ें गौर करने वाली हैं और इसमें सारी हुकूमतों को जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ बोलती हैं उनको एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरा तो डिमांड ये कि जो सफ़ीर हैं अपने बुला ले सब लोग वापस, क्योंकि पाकिस्तान किस मुल्क में ही छोड़ दिया उन्होंने, हर मुल्क में दहशतगर्द जब पकड़ा गया पता चला पाकिस्तान से तार जोड़ रहे हैं। तो क्या आज जो प्रदर्शन हुआ है क्या इसकी आवाज़ पाकिस्तान तक जाएगी? देखिए, हम अपने जो हमारे भाई हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शिया कौम वो कौम है जिसने हमेशा जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया है और आवाज़ बुलंद की है, तो हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और एक अहम बात है जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म और गृह मंत्री अमित शाह से ये डिमांड करते हैं कि जो सीए कानून लागू किया है उन्होंने, उसमें उन्होंने बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं और हिंदू जो माइनॉरिटीज़ दूसरे मुल्कों में उनको, उसमें हमारे ये अपील है उनसे और डिमांड है कि शियों को भी शामिल किया जाए कि अगर शिया वहाँ पीड़ित होते हैं और इंडिया में आए तो उनको नागरिकता दी जाए हिंदुस्तान में।
शुक्रिया। एक बहुत बड़ी बात है, मौलाना साहब ने कहा है कि अगर उत्तर देश में अपनी हुकूक और हुकूमत से एक अपील की है कि अगर जो सिया वक्फ या सिया जिस तरीके से एक अगर सरकार कोई पहल करती है तो बाहरी जो देश में पाकिस्तान में जो सिया रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और देखिए, कुछ दिनों बाद विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और साथ ही सनातन के महापर्व यानी कि महाकुंभ 2025 का शुभारंभ होने वाला है। ऐसे में बांदा जिले में संकट मोचन मंदिर स्थित जहीर क्लब ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिव्यांगजनों के द्वारा एक दिवसीय विद्वान ब्राह्मणों ने यहां पर हवन किया, पूजन किया, जिसमें योगी मोदी के सपनों को साकार करने के लिए ब्राह्मणों ने प्रार्थना की है। साथ ही गरीब लोगों को कंबल भी वितरित किए गए हैं। मेरा नाम कैलाश बाबू है और ये जो कार्यक्रम हमने रखा है वो ये जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो माननीय योगी जी और मोदी जी ने बीड़ा उठाया था, उसी के माध्यम से हमने कार्यक्रम रखा था। और इनकी जो है गवर्नमेंट को लेकर के मैं बहुत ही खुश हूँ और हमारे जो दिव्यांग भाई हैं वो भी बहुत ही प्रसन्न हैं और सबको जो है बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और संकट मोचन महाराज की कृपा से ये कार्यक्रम हमने रखा था नए साल के उपलक्ष्य में और बस उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह भगवान कृपा से जो है सब लोगों की रक्षा होती रहे और जो गरीबों में थोड़ा बहुत हमारे पास दान दक्षिणा था भी कंबल वंबल हमने दे दिया और इसी तरह का काम करते रहते हैं। और इन दिनों हरी सब्जियों की बढ़ती कीमत से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों के लिए मटर खरीदना बेहद मुश्किल हो गया। इस बीच एक ताजा मामला फतेहपुर जिले का है, जहां पर हरी मटर के दाम में इजाफा होने के कारण मटर की चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल यह पूरा मामला फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक सब्जी विक्रेता की दुकान से 50 किलो मटर की चोरी की घटना सामने आई, जिसको लेकर सब्जी विक्रेता ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना जो है मटर मेरी चोरी हो गई है, एक बोरी 50 किलो के लमसम, जो हमने उसकी FIR दर्ज करा दी है और CCTV कैमरे में फोटोज की आ गई है, वीडियो भी बन गया है। और कल जो है रात की घटना, कल परसों रात की घटना थी। सुबह हम जब दुकान आके खोला हमने तो मेरी मटर गोल निकली थी उनको, तो हमने कल जो है FIR दे दी है थाने में एप्लीकेशन। और एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड है तो वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कोहरे की वजह से रेल यातायात पिछले कई दिनों से प्रभावित है। आलम यह है कि राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी बहुत देरी से चल रही हैं। एक तरफ यात्री ट्रेन के लेट होने से परेशान तो दूसरी तरफ ठंड ने भी उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहीं मुगलसराय में लोग ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन भी कोहरे के कारण पूरी तरह से परेशान है। कोहरे के कारण नगर के ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इस कारण रविवार को रेलवे ट्रैक पर विजिबिलिटी 30 से 50 मीटर के बीच रही है और विजिबिलिटी कम होने के कारण कई ट्रेनें बहुत देरी से स्टेशन पहुंच रही हैं। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्य भव्य और डिजिटल परिकल्पना के तहत साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारियां की गई है। साथ ही साइबर पेट्रोलिंग और तकनीकी संस्थाओं से कॉन्टैक्ट और एक्सपर्ट्स की नियुक्ति के साथ ही प्रयागराज में साइबर थाना भी ये खोला गया है। इस महाकुंभ का नारा ही है कि दिव्य भव्य और डिजिटल को, इस चीज को की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको पूर्ण तरीके से सिक्योर कैसे किया जाए, इसकी बृहद तैयारियां की गई हैं। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ MOU किया है। कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी साइबर टीम है वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक डिजिटल थाना भी, साइबर थाना भी खोला गया है। और साथ ही साथ जो इनके 2 आयाम हैं साइबर स्पेस के, एक साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इन दोनों वर्टिकल्स पे लगातार कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने जो साइबर क्राइम का फ्रंट है
उस पर भी क्रैकडाउन किया है ऐसे लोगों के साथ जो कि फर्जी वेबसाइट इत्यादि बना के लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए एक विशेष मूवी भी हम लोगों ने एजुकेशन के लिए लॉन्च की है अपने यूपी पुलिस हैंडल से, जिसमें ऐसे सभी जेन्युइन साइट्स का विवरण उसमें है, उपलब्ध है, जहां से कुंभ में ली जाने वाली सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन उस लिंक पे अवेलेबल है। और ये लिंक हमारे जो कुंभ का ऑफिशियल हैंडल है उस पर भी अवेलेबल है तथा हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉडुलेंट लिंक्स के पे जो लोगों की ठगी हो रही है उस पर भी प्रहार किया गया है। हम लोगों ने जो डिजिटल वॉरियर का एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया था कुंभ के लिए, उसके भी काफ़ी सुखद परिणाम आ रहे हैं। हम लोगों को लगातार एजुकेट कर रहे हैं और शैक्षणिक संस्थाओं का कि में जो बच्चे हैं उनका लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनको हम अपने डिजिटल वॉलंटियर जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाकर हम इन चीज़ों को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह की कोई साइबर क्राइम की घटना ना हो। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फिरोजाबाद के निजी हॉस्पिटल में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक की मौत का मामला, चिकित्सक की मौत से अस्पताल में हड़कंप मच गया, शोक की लहर। शाहजहांपुर पहुंचे हैं राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग के चेयरपर्सन। लोगों ने चेयरपर्सन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान चेयरपर्सन ने गौशाला का निरीक्षण भी किया। फिरोजाबाद में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी ने ठंड से बचने के लिए गरीब लोगों को कंबल बांटे। फतेहपुर में कुएं में मिला लापता लड़के का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। हमीरपुर में परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई है लापता युवक की रिपोर्ट, लापता युवक की तलाश में जुटी है पुलिस। आगरा में खेरागढ़ के एसीपी इमरान अहमद ने बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीब लोगों को किया कंबल वितरण। सहारनपुर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सैनी शिक्षा प्रसार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अमरोहा में आवारा सन की आशिक का नया कारनामा, प्रेमिका की बेवफाई से आहत होकर प्रेमी ने मारने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा अखिलेश यादव की किस्मत में नहीं है महाकुंभ का आयोजन। आजमगढ़ में हुआ नेत्र मंदिर में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया। आजमगढ़ में लेखपालों ने किया प्रदर्शन, एंटी करप्शन की कार्यशैली पर लेखपालों ने उठा दिया सवाल। गाजीपुर में लेखपाल पर कार्रवाई के विरोध में उतरे हैं लेखपाल। शराबस्ती में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री कार्य का डीएम अजय द्विवेदी ने की समीक्षा। जिले के सभी लेखपाल और कृषि विभाग कर्मचारियों की मौजूदगी में कई जिम्मेदारों पर गिरी है गाज। शराबस्ती में युवक ने महिला को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद फंदे से लटककर खुद भी जान दी। मिर्जापुर के इंडियन बैंक के अंदर से 2,90,000 रुपए लेकर फरार हुआ किशोर, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में जिलाधिकारी और एसएसपी की अध्यक्षता में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अलीगढ़ में एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, महिला का अज्ञात कार सवारों ने अपहरण कर लिया। महाकुंभ में भदोई के जेल बंदियों की हुनर को जलवा देखने को मिला। महाकुंभ के लोगो और स्टॉल हेतु बुनी गई हैं आकर्षक कालीन। मिर्जापुर में पारंपरिक खेती के साथ ही पपीते की खेती किसानों के लिए बनी है कमाई का जरिया। हरियाणा के किसान से प्रेरणा पाकर पटेहरा ब्लॉक के नकटी गांव के किसान दिनेश कुमार सिंह ने बढ़ाया कदम। सुल्तानपुर में बाइक चोरी में पकड़ा गया युवक की पैरवी करने गए सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष की लोगों ने पिटाई कर दी। फर्रुखाबाद में भी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के नगर प्रवेश यात्रा पांचाल घाट से हुई है शुरू। श्री राम नगरिया संत समिति अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा।
अलीगढ़ की मूर्तियों का जलवा कायम। 2 करोड़ 11 टन पीतल से बनाई गई 31 फीट ऊंची बनी सबसे बड़ी मूर्ति। बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का खेल जारी है। अवैध मिट्टी खनन से ग्रामीणों को होती है परेशानी। एटा में ट्रेन की चपेट में आने से 26 साल के अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के समय मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाराबंकी में आशीष कोचिंग क्लासेस के द्वारा आयोजित की गई है 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जवाहरलाल वर्मा ने शिरकत की। अलीगढ़ में A to Z कंपनी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। आगरा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार लोग की दर्दनाक मौत। ललितपुर में शराब पार्टी के दौरान दबंग की गोली से चाचा की मौत की खबर। भतीजा गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। महाकुंभ मेला क्षेत्र की भूमि को वक्फ बोर्ड बताने पर जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। जगत गुरु रामानुचार्य नरेंद्राचार्य की होर्डिंग के बाद अब मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी के दावे का हिंदू जन जागृति समिति ने विरोध किया और इसी के साथ ही समिति ने इसे सनातनी आस्था पर आघात और सुनियोजित प्रयास करार दिया है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। जहां कुछ दिन पहले होर्डिंग लगी थी, जहां पोस्टर में लिखा गया था जगत गुरु रामानुजाचार्य और नरेंद्राचार्य के द्वारा कि वक्फ की संपत्ति में एक ऐसी लूट, इस तरह की होर्डिंग लगाई थी जिसे प्रशासन ने हटा दिया था। उसके बाद जहां साधु संत अखाड़ा परिषद ने कहा था मुस्लिमों के आने पे रोक तो नहीं है मगर खाने पीने की उन्हें दुकान अलाट ना की जाए। ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा और जिसके बाद ये मामला बरेली तक पहुंचा, जहां पर बरेली के मुफ्ती जहां शाहबुद्दीन रजवी का भी अब बयान आया। उनका कहना है कि जो कुंभ से सटी 54 बीघा जमीन है उस पर भी कुंभ मेला बस रहा है और जिसके बाद अब हिंदू जन जागृति समिति अब सामने आई है और साथ ही ऐसे में हमारे साथ राष्ट्रीय मार्गदर्शक चारू दत्त पिंगले जी हम बात करेंगे। आज आप लोग विरोध कर रहे हैं रजवी के बयान का, शाहबुद्दीन जो उन्होंने कहा कि कुंभ से सटी 54 बीघा हमारी जमीन है, तो उससे पहले जिस तरह से होर्डिंग लगी और मुस्लिमों के आने पे रोक लगी, तो अब क्या कहेंगे आप, इसको किस तरह से देख रहे हैं आज? क्या सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम विरोध नहीं कर रहे। हमने मूलतः वक्फ एक्ट का कुछ वर्षों से विरोध किया है क्योंकि वो पूर्णतः गैर संवैधानिक है और वो हिंदुओं पर अन्याय करने वाला है और सरकारी खर्चे से एक इस्लामी पंथ को संरक्षित करने वाला है, तो उसका हम निषेध करते हैं सबसे पहले। दूसरी बात, संतों ने लिखा था कि वक्फ एक्ट का कैसा खेल है और लूट है, तो उन्होंने सरकार को गलती दिखाने का प्रयास किया था कि कानून सरकार बनाता है और वक्फ एक्ट के माध्यम से एक मुस्लिमों के अधिकारों का संरक्षण करने की तो बात हुई है, परंतु हिंदुओं की भूमि हड़पने का जो लैंड जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है वो गलत है। तो सरकार अभी से सुधर जाए और इस कानून को निरस्त करे। तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है यानी लैंड जिहाद को लेके आपका कहने का मतलब है? कानून अगर है और कानून के मुताबिक अगर वो हिंदुओं की जमीन पर दावा कर रहा है तो अप्रत्यक्ष सरकार का उसमें समर्थन हो जाता है और वही गलती हम सरकार को ध्यान में ला रहे थे कि सरकार को अभी ये गलती सुधारने का, जो 40-50 वर्ष में और 2013 में भाजपा की सत्ता आने के पहले जो बड़ा खेल करके उसमें जो बाय यूज और बाय क्लेम ये जो प्रावधान उसमें बदला था, तो ये संसद संविधान कानून के साथ बड़ा खिलवाड़ मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, हिंदुओं की आस्था को बिगाड़ने का बड़ा काम किया था। तो वो अभी सुधारने का इस सरकार को अवसर है, तो उसके लिए हमने ये मांग किया है और मुस्लिम समुदाय उसको अपने विरोध में ले रही है, तो ये उनकी दृष्टि गलत है। ये सरकार के विरोध में उन्होंने लिखा था, मुस्लिम विरोधी नहीं, सरकार विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है कि मुस्लिमों की जो ये वक्फ में के द्वारा वो मांग कर रहे हैं, तो हम ये स्पष्ट करना चाहते कि 47 में 15% लोगों के लिए 1/3 भूमि हमने पहले ही दिया है, तो भारत की भूमि पर कोई वक्फ के माध्यम से काम नहीं कर सकता है। और जिसके कोई कागजात ही वो नहीं बता रहे हैं कि वक्फ का अर्थ है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति स्वयं के कष्टों से अर्जित धन से जमी हुई जो संपत्ति है उसको ही वो अपने धर्म के प्रसार या रक्षा के लिए उपयोग कर सकता है। यहाँ पे सरकारी जमीन, हिंदुओं की जमीन, अरे कुंभ मेला तो कितने लाखों वर्षों से चल रहा है और पीछे का इतिहास देखते हैं तो 2500 वर्ष का हमारे पास लिखित इतिहास है शंकराचार्य से।
और इनका जो है वफ का जो कल्पना भी नहीं हुई थी, इस्लाम की कल्पना भी नहीं हुई थी, उसके पहले से चल रहा है। तो इस भूमि पर वो दावा कैसे हो सकते हैं? आपको पता है तमिलनाडु में 1500 वर्ष पूर्व का मंदिर और एक पूरा गांव, वो वफ का कैसे हो सकता है? जबकि इस्लाम का उदय ही 1500 वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है उसको एक बौद्धिक तर्क के साथ और कानूनी तर्क के साथ निरस्त करने का भी समय आया है। चेतन जी भी हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जैसे कि बताया इन्होंने कि कानून का संरक्षण है लैंड माफियाओं को, चाहे वो सनातन के विरोधी हो चाहे जो भी हो। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है लैंड हिंदुओं की कब्जा करने के लिए, ऐसा क्या माना जा सकता है? देखिए, कोई भी कानून इस देश में बनता है वो राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के द्वारा बनता है। तो कानून जिस समय जिन सरकारों ने बनाए उन्होंने इस प्रकार यही भावना रखी थी कि एक प्रकार से हम अल्पसंख्यक समुदाय को या लैंड माफियाओं को एक प्रकार से संरक्षण दें, और इन कानूनों के माध्यम से ही हिंदू समाज का शोषण हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। यानी आपकी बात काटूंगे, जब ये संविधान बन रहा था तो उसी समय से हिंदुओं का शोषण हो रहा है, आप कैसा मानना? जो कानून बने, वकफ कानून है, इंडियन माइनॉरिटी एक्ट है 1992 का, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, ये सारे जो कानून बने हैं वो किसी न किसी समय अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण के हित में किए गए थे, और जिसके कारण हिंदू समाज का शोषण कहीं ना कहीं हुआ है। जो वकफ एक्ट जो बना था ये जो है 1954 में नेहरू की सरकार ने बनाया था, जिसमें ये क्या था, और 2013 में जिस प्रकार के प्रावधान उसमें डाले गए मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, तो इससे हिंदू समाज का शोषण हुआ है और इसका हम लोग निंदा करते हैं, इसको विरोध करते हैं, क्योंकि इसका राज्य संरक्षण एक प्रकार से इस कानूनों के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है, जो लैंड माफिया है उनको। तो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी को, तो क्या लगता है अब सनातनियों का ख्याल नहीं किया जा रहा है? जैसे 370 हटा तो क्या नहीं अध्यादेश कानून आ सकता है? देखिए, हम लोग तो योगी जी का समर्थन करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं यहाँ, और मोदी जी भी सरकार, अभी आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले ही स्टेटमेंट यूनियन गवर्नमेंट से आया है कि हम जो है वकफ एक्ट को जो है दुरुस्त करके ही देखेंगे, और उन्होंने ये घोषणा भी शायद अगले माह में जो संसदीय अधिवेशन है उसमें जो है एक प्रकार से कानून बनेगा, घोषणा की जेपीसी बकायदा बिठाई गई है, और हिंदू पक्ष को भी उन्होंने बुलाया था। मैं स्वयं 3.5 घंटा हमने प्रेजेंटेशन 31 संसदीय खासदारों के सामने किया है कि जो वकफ एक्ट जो है वो कैसे है, हिंदू विरोधी है और एक प्रकार से लैंड माफिया का काम कर रहा है। क्या लगता है सरकार इस माफियाओं को जो लैंड मांगे बस ये आके? देखिए, हम लोगों की मांग तो यही है कि जो वकफ एक्ट है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है ये इस्लामिक समुदाय के लिए होगा तो कोई अड़चन नहीं थी, परंतु हिंदुओं की भूमि को वर्बल आप जो कह रहे हैं कि ये मेरी भूमि है और हम लोग इसका अधिकार जमाना चाहते हैं तो ये वकफ कर दी है, तो ये गलत है। तो ये कानून से ये प्रावधान तो हटना चाहिए, और ये बकायदा रिकॉर्ड पे आ गई है। हम लोगों ने जो मांगे रखी थी तो सरकार इस पर बिल्कुल आशावाद हम है कि सरकार इसको कानून में लाएगी। हिंदू जन जागृति मंच का कहना है कि जो ये कानून है इसको खत्म होना चाहिए, अगर है तो सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित रहना चाहिए, इसे हिंदू की जमीन पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग SM आमिर, प्रयागराज।